Hello student, today I am going to analyze sample paper 10, part 1. If the vertices of a parallelogram PQRS taken in order are P 3, 4, Q minus 2, 3 and R minus 3, 2, then the coordinates of its four vertices S are. Here you have given a parallelogram PQRS and its three coordinates are given. You have to find out its fourth coordinate. So this is your coordinate geometry, मतलब simple problem of your coordinate geometry. So first you will draw a parallelogram and you will name PQRS in a anti-clockwise manner, as you know the thumb rule. A PQRS, sorry, PQRS. P is how much? 3, 4. Q is minus 2, 3. R is minus 3, minus 2. And this is your question mark. Yes, ko you have to find out. So here, if we see, then we have two line segment PR and QS, whose midpoint is fixed. O मतलब जो डायगोनल का इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइन सेगमेंट का, that will be same. If we draw diagram, complete diagram, then you will do better. Here O is midpoint of PR and SQ both. तो अगर PR लाइन सेगमेंट का अगर आप यूज करिए तो O पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं. तो O अगर मिड पॉइंट है तो कैसे निकलता है? दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के हाफ कर देंगे. तो -3 + 3 0, 0 का आधा 0, सॉरी तो क्या मिला हमें? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ O will be how much? 0, and y coordinate will be, we add y coordinate and divide by 2. तो +4 - 2 ऐड करेंगे +2 आएगा. ठीक है. अब +2 का हाफ करेंगे 1 आएगा. अब दिस O इज मिड पॉइंट ऑफ SQ, तो दिस इज योर मिड पॉइंट. अगर मिड पॉइंट दिया हो, इंड पॉइंट निकालना हो, तो उसका सिंपल ट्रिक ये है कि इन दोनों में क्या जोड़ें, मतलब -2 में यहाँ पे क्या जोड़ें कि आधा करने पे 0 आ जाए. तो -2 में ऑब्वियसली 0 का ही आधा 0 होगा और किसी चीज का 0 नहीं होगा. तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? दिस विल बी योर 2 होगा. तभी 2 और -2 होकर 0 होगा, 0 का आधा 0 आएगा. अब यहाँ पे 3 में क्या जोड़ें कि आधा करने पे 1 आ जाए. तो 3 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 3 में -1 ऐड करेंगे तब हो जाएगा 2 और 2 का आधा हो जाएगा 1. इस वजह से S विल बी हाउ मच? 2, -1. This is your simple answer C. Now we come to the next question 2. If P bracket में x² plus x plus k equal to 0 and 2x² plus px plus 8 equal to 0 have equal roots, then the value of P and K are. If you see here you have given two quadratic equations. फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस. यहाँ पे एक स्टेटमेंट समझने लायक बात है कि हैव इक्वल रूट्स, दिस एंड दिस हैव इक्वल रूट्स. इनका मतलब इस इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के रूट इक्वल हैं. अगर यही स्टेटमेंट ये होता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड इतना हैव इक्वल रूट मतलब आर इक्वल, तब इनके रूट्स बराबर होते. लेकिन यहाँ पे इनके रूट्स आपस में बराबर, मतलब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. तो लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सवाल करते समय कि इनके रूट्स आपस में बराबर हैं कि इनके अलग अलग रूट्स जो हैं बराबर हैं. तो हियर यू हैव गिवन दैट रूट्स ऑफ दिस, जैसे मान लीजिए इसके अल्फा और बीटा है, तो इसका अल्फा बराबर बीटा दिया है. इसके अगर गामा और डेल्टा
अगर रूट्स हैं तो मतलब ये हुआ गामा बराबर डेल्टा दिया हुआ है, तो इसके रूट्स अलग अलग बराबर हैं। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर डी बराबर 0 होगा और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट अलग अलग 0 होगा। तो हमें यहाँ पे पी और के की वैल्यू निकालनी है। तो अगर पी और के की वैल्यू निकालनी है तो देखा जाए तो इसमें पी और के दोनों है, मतलब दो अननोन है, इसमें सिर्फ पी भर अननोन है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले 0 करेंगे जिससे कि हमें तुरंत वैल्यू पता चल जाए पी की वैल्यू। तो अगर इसका डी 0 करेंगे तो डी बराबर 0, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बी की जगह क्या गिवन हाउ मच पी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 तो ये 2 हो जाएगा, सी की जगह 8 बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर बराबर 8 इंटू 8, मतलब 4 2 जा 8 हो गया और ये 8 हो गया और ये माइनस जाएगा तो प्लस हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट पी बराबर हाउ मच प्लस माइनस 8। तो p बराबर प्लस माइनस 8, इसका मतलब यहाँ पे ये ही वाले हो सकते हैं, ऊपर वाला 4 तो नहीं होगा। ठीक, अब अगर k का मान पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो p इक्वल टू 8 यू हैव नो, तो यहाँ पे p इक्वल टू 8 रख लेंगे। तो हाउ मच 8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के इक्वल टू 0। नाउ d इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 8 स्क्वायर माइनस 4a हाउ मच 8 इंटू c हाउ मच k इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट 8 स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच 4 इंटू 8 इंटू के, ये उधर जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का 8 में डिवाइड हो जाएगा, तो 8 बाई 4 इक्वल टू के, तो के इक्वल टू हाउ मच 2। तो यू सी विल बी द आंसर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन इज let a and b two positive integers such that a is equal to given how much a is equal to given q की पावर 4, ये रिलेशन 1 दिया हुआ है। अब b इक्वल टू गिवन हाउ मच b इक्वल टू गिवन p स्क्वायर q, दिस इज योर इक्वेशन b वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। तो p और q अगर प्राइम नंबर है तो इसका मतलब a का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन ये दिया हुआ है। अब b का प्राइम फैक्टराइजेशन ये दिया हुआ है। तो सिंपल जैसे आप छोटे क्लासेस में प्राइम फैक्टराइज करते थे तो वहाँ पे आपका नंबर अपीयर होता था, यहाँ पे सिर्फ पी क्यू दिया हुआ है, बस दिस इज द डिफरेंस हियर ओनली। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम भी दिया हुआ है। तो अगर एचसीएफ ऑफ ए बी देखें तो हाउ मच, तो एचसीएफ ऑफ ए बी में क्या होगा, पी की जो मिनिमम पावर होगा दैट विल बी तो पी की पावर 2 एंड क्यू की जो मिनिमम पावर होगी क्यू की मिनिमम पावर हाउ मच 3। ठीक है, और अगर इससे ये कंपेयर करें तो यहाँ से m इक्वल टू हाउ मच, m जो है p की पावर है तो m बराबर 2 और n जो है q की पावर है तो n बराबर 3, तो m और n की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अगर एलसीएम निकालो तो एलसीएम ऑफ a कामा b हाउ मच, अब ये मैक्सिमम पावर लेते हैं तो p की पावर 3 हो जाएगा एंड q की पावर 4 हो जाएगा। और ये क्या है अगर इससे कंपेयर करें दिए हुए रिलेशन से तो p की पावर r है तो इसका मतलब p की पावर यहाँ पे 3 है तो r इक्वल टू गिवन हाउ मच 3 एंड s इक्वल टू 4। नाउ m n r s की वैल्यू आपको पता चल गई, इसमें रखेंगे आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो m प्लस n इक्वल टू 5 एंड r प्लस s इक्वल टू 7, तो 7 5 जा 35, तो 35 विल बी योर करेक्ट आंसर। Now we come to the question number 4. Question number 4, question number 4 is for the following distribution. This is your problem of statistics. Here you have given class, here frequency of each class given. The sum of the lower limit of the median and model classes. देखो इस सवाल में कभी कभी आप इतनी सिंपल होती है कि बिना एक्चुअल सोल्यूशन के भी प्राप्त कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। जैसे कि इसमें अगर देखा जाए कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, तो लोअर लिमिट मॉडल क्लास, तो अगर देखा जाए तो कितनी होगी, तो मॉडल कहाँ पे होगा, ये 20 वाली फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी,
तो इसकी 15 हो गई। ठीक है, अब देखो मिडिल टर्म जो होगा इसका कहाँ पे होगा, तो इसका जो n/2 निकालेंगे, जोड़ करके देखेंगे तो कहाँ पे आएगा, वो CF निकालेंगे तब पता आएगा, तो उससे तो पता चलेगा। लेकिन अगर हम देखना चाहें तो अगर यहाँ पे एक बार आंकड़े देखते तो हमारा, अब जब इस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास में मीडियन की लोअर लिमिट जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, तो 15 तो है, तो 15 से तो ज्यादा होगा ही, तो इसका मतलब ये वाला तो आंसर आपका खत्म ही हो गया। और अगर देखा जाए तो 15 में अगर 20 जोड़ देंगे, जो सबसे मतलब मान लो अगर यहाँ पे आती है तो 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, जो कि आप जानते हो कि मिडिल वाला टर्म लास्ट में तो होगा नहीं, इसका मतलब इसका 35 भी आंसर नहीं होगा, इसका मतलब दिस एंड दिस विल बी। अब 15 में अगर 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, लोअर लिमिट यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा, और अगर देखा जाए तो इसी के आसपास आएगा भी, तो अंदाज भी यही देख रहा है 25 दिखेगा, और मिडिल टर्म यहीं पे आएगा। अब देखा जाए तो कुल कितने मतलब नंबर हैं, अब एक्चुअली ये करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये 25 ही इसका आंसर होगा। देखिए मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ये है, अगर हम लोअर लिमिट मीडियन की देखना चाहें तो व्हाट विल बी, तो मीडियम वाला क्लास देखेंगे कौन सा बीच वाला है, तो उसी में मतलब लोअर लिमिट होगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितने लोग हैं, तो फर्स्ट यू विल काउंट इट, तो 20 प्लस 10 30, अब प्लस हाउ मच, 9 7 66, और 66 का हाफ n बाई, ये तो आपका n हो गया, तो n/2 इक्वल टू हाउ मच 33, तो 33 हियर विल कम, तो देखो ये 3 10 प्लस 15 25, और ये प्लस 12 33, तो इसमें आएगा, इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई 10, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 25, तो हियर 25 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो कभी कभी गेस करने से आपको ज्यादा बेटर आंसर मिल पाता है। ठीक, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में sequences x a1 a2 y and x b1 b2 y are in AP। आप ये समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए, अगर दो AP में दिया हुआ है जैसे x एंड y, लास्ट टर्म फिक्स है, अगर बीच में नंबर ऑफ टर्म अगर बराबर ऐड करेंगे, जैसे 3 टर्म यहाँ पे AP में लिखे, 3 टर्म यहाँ पे भी AP में लिखे, तो सारे सब फिक्स टर्म होंगे, मतलब आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे कितने लिखे जा रहे हैं, 2, a1 और b1, मतलब सॉरी a2। तो यहाँ पे 2 टर्म इंसर्ट किए गए x और y के बीच में, और ये सब AP में है। फिर अगला ये बोला है कि b1 एंड b2, यहाँ पे भी 2 टर्म ही इंसर्ट किए, तो नंबर ऑफ टर्म अगर बराबर रहेंगे तो ये सब आपस में क्या होंगे, यूनिक और बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a1 बराबर हो जाएगा आपका b1 और a2 बराबर हो जाएगा b2। अब बताइए अगर a1 बराबर b1 है और a2 बराबर b2 है, तो इसका मतलब इसकी b2 जो है क्या लिख सकते हैं, a2 लिख सकते हैं, b1 की जगह a1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं कि आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। तो एक बार हम आपको करके दिखा देते हैं कि a1 और b1 बराबर होगा और a2 और b2 बराबर होगा। अगर x1 a1 a2 और y इस, सॉरी ये x1 नहीं है, x है, x a1 a2 y, अगर इसका डिफरेंस d1 है तो d1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और इसमें भी देखेंगे कि d1 और उसका डिफरेंस ऐसे लेंगे d2, और d1 बराबर d2 हो जाए तो भाई इन टर्म बराबर है और डिफरेंस भी बराबर है, तो ऑब्वियसली दोनों AP सेम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे d1 अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हाउ मच, देखिए ये आपका 4th नंबर का टर्म है, तो y इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 3d1, दिस इंप्लाई दैट y, अब फर्स्ट टर्म आपका कितना है x प्लस 3d1, तो अगर देखा जाए तो d1 इक्वल टू y माइनस x अपॉन 3, ये इक्वेशन A। सिमिलरली अगर इस सीक्वेंस को देखें x कामा y1 कामा y, सॉरी y x कामा
B1 कामा B2 कामा y, तो अगर यहाँ से भी हम देखें कि ये y अगर निकालना चाहें और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D2 है, तो y इक्वल टू हाउ मच, अगेन a प्लस 3d। 3d क्यों ले रहे हैं, क्योंकि y ये फोर्थ टर्म है, तो t4 इक्वल टू हाउ मच, फर्स्ट टर्म प्लस 3d होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है और 3 और d की जगह क्या कर देंगे, d2 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है x प्लस 3 और d की जगह हमने यहाँ पे d2 मान रखा है। तो d2 इक्वल टू हाउ मच, y माइनस एक्स अपॉन 3। तो अगर देखा जाए तो ये संबंध a और b से जो इसमें d1 है वही यहाँ पे d2 है, तो d1 और d2 क्या है, दोनों इक्वल है। तो इसलिए अगर x में d1 जुड़ रहा है, यहाँ पे x में d2 जुड़ेगा और d1 d2 दोनों बराबर हैं, इसलिए a1 बराबर b1 हो जाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है, आपको शॉर्टकट ये पता चला कि अगर दो AP इन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, अब बीच में नंबर ऑफ टर्म अगर सेम इंसर्ट किए जाएंगे तो दोनों AP जो होगी आइडेंटिकल हो जाएंगे। Now we come to the question number 6. If the midpoint of the line segment joining P, here you have given 2 points. This is your line segment. One point is given P comma 12, and other point is given 6 comma 8. और इसका ये मिड पॉइंट इस लाइन पे कर रहा था, इसका मिड पॉइंट हाउ मच, तो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6 प्लस p, अब मिड पॉइंट है तो आधा कर देंगे हाफ, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 20 और डिवाइड बाय 2, तो हाउ मच, 6 प्लस p बाय 2 कामा 10, और दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, तो देन वैल्यू ऑफ p इज, तो यहाँ से मिल जाएगा, तो हाउ मच, 6 प्लस p, ये x की वैल्यू है और ये डिवाइड बाय 2, और x में कितने का मल्टीप्लाई है, 2 का, प्लस y इज हाउ मच, 10 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 प्लस p प्लस 10 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट p इक्वल टू हाउ मच, 6 प्लस 10 16 माइनस 1 प्लस 15, और उधर जाएगा तो हाउ मच, माइनस 15, तो p इक्वल टू हाउ मच, माइनस 15। Now we come to the next question. Question number 7. In the given figure, O is the center of circle PA and PB are two tangents. So PA and PB two tangents है, O is the center of circle and PB equal to 12. ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है PB। अब PO equal to 15 है, तो PO equal to how much, 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो देन द वैल्यू ऑफ OA, तो OA मतलब ये OA इक्वल टू OB होगा क्योंकि रेडियस है, और ये आप जानते हैं कि ये 90 है, तो अगर OB अगर निकाल लें तो OA इक्वल टू OB होगा, तो OB अगर निकालना चाहें तो हाउ मच, OB इक्वल टू अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर, OP इज हाउ मच, OP इक्वल टू यू हैव गिवन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस OB 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 15 प्लस 12, अब 15 माइनस 12 दिस इज 3, तो 15 प्लस 12 27 और 3 और ये हाउ मच, 9 3 जा 27, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 3 और इसका स्क्वायर रूट 3, तो 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर दिस इज योर आंसर। Now we come to the question number 8. What is saying question number 8? Sorry. The sum of the length, width and height of a cuboid is इतना सेंटीमीटर and the length of its diagonal is इतना, then the total surface area of cuboid। देखो इस तरह की जो सवाल है, प्रॉब्लम देखिए इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको अगर एक बार अलजेब्राइक वे में लिख लीजिए तो आपको मतलब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, पूछना क्या है। तो पहले तो चाहिए यही देख लो कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो TSA मतलब आपको निकालना है, इसका मतलब TSA आप जानते हैं 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको पता करना है।
अच्छा दिया क्या है हमको, सम ऑफ मतलब यू हैव गिवन l प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 6√3, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। फिर अगला डायगोनल दिया हुआ, तो डायगोनल इक्वल टू हाउ मच, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, 2√3, ये इक्वेशन भी दिया हुआ है। तो देखो ये चीजें ये आपसे पूछा है और ये दो चीज दिया हुआ है, तो अगर हम इसका मतलब ये है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, तो मतलब ये 12 दिया हुआ है। अब इसको स्क्वायर करेंगे, देखो ये टर्म आएगा और ये टर्म आएगा, तो ये दिया है, ये वाला निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हाउ मच, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर हाउ मच, इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 3 और ये हाउ मच 12 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 36 इंटू 3 माइनस 12, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो 12 आप चाहे कॉमन ले लीजिए, जब 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा और 9 माइनस और यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 8, तो 12 8 जा हाउ मच 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius इतना, then the length of each tangent is, देखिए ये सवाल क्वेश्चन नंबर 9 में एकदम टिपिकल जैसे ही आपका फिगर बनेगा ये क्वेश्चन आ जाएगा, और फिगर कैसे बनता है, जो कह रहा है वही वही करते जाए। तो फर्स्ट ऑफ ये बोला है कि टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो आपको 3 सेंटीमीटर का पहले एक रेडियस खींचना, सर्कल खींचना सॉरी, देन आपको 60 डिग्री पे टू टेंजेंट्स को इंक्लाइन करना है, तो हम 60 डिग्री पे टू टेंजेंट्स इंक्लाइन कर दे रहे हैं, तो दिस इज योर फर्स्ट टेंजेंट, दिस इज योर सेकंड टेंजेंट, और इन दोनों के बीच का एंगल हियर गिवन 60 डिग्री एंड इसकी रेडियस इज हाउ मच, यू हैव गिवन how much 3 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन 3 सेंटीमीटर, तो ये O है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, देन द ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट होता है उसकी दूरी हो जाती है, तो PA एंड PB बोथ विल बी इक्वल, तो अगर ये 60 है तो हाउ मच, दिस विल बी 120, और यहाँ से मिला दें तो ये 60 हो जाएगा, और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री और 60, और ये कितना हो जाएगा 90, तो टेंजेंट जो होती है 30 डिग्री के एंगल के, देखो अब यहाँ पे चाहे आप टेक्नोमेट्रिक लगा लीजिए चाहे जो लगा लीजिए, तो आप ये समझिए कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जैसा कि मैंने बताया अगर 30 डिग्री अगर ये 90 है तो इसके सामने की ये भुजा अगर x है तो ये हाइपोटेनस 2x होगा, तो देखो 30 डिग्री के सामने की ये 3 है तो ये कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी √6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हाउ मच √6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अगर इफ वी सी दैट 9 विल बी कॉमन, तो यहाँ पे 4 माइनस 1, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 का, ये हो जाएगा 3 और ये √3, तो हाउ मच 3√3, डी विल बी योर आंसर। टेक्नोमेट्रिक आप इसको बहुत सारे तरीके निकालने के हैं, मतलब ये मैं एक सिंपल मैंने बता दिया, आप 10 30 भी ले सकते हैं, ठीक है लगा के। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10, a dice is thrown once, find the probability of getting a number which is not a factor of 36, a dice is thrown once, find the probability of getting a number which is not a factor of 36, तो इसमें ये देखा जाए कि जब आप एक डाइस फेंकेंगे तो उसमें 36 का फैक्टर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो अगर देखेंगे एक डाइस जब थ्रो करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पे आपके पास NS इक्वल टू है 6, क्योंकि एक डाइस फेंकेंगे तो टोटल 6 सरफेसेस होती हैं, तो उनमें से कोई भी एक सरफेस आ सकती है आपको। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इवेंट होगा, इवेंट में कितने एलिमेंट होंगे तो उसको अगर काउंट करें तो उसके पहले इवेंट में हो क्या सकता है वो देखते हैं। तो इवेंट में नंबर कौन कौन से आएंगी, वही नंबर होंगी जो कि 36 के फैक्टर्स नहीं होंगे। तो 1 तो है तो 1 तो नहीं आएंगे, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 36 का फैक्टर नहीं है, 6 भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एक ही नंबर ये है 1 से 6 में जो कि ये 36 का फैक्टर नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। तो ये 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की तो NE/NS होता है, तो NE 1 है और NS हाउ मच 6, तो ये 1/6 C विल बी द करेक्ट आंसर।